नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप पर डे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता है। अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मैंने एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट के सन 2020 के कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो उनको लगाने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आपका ये रहा। यदि 5600 रुपए में 8 व्यक्तियों का परिवार 20 दिन तक काम चला सकता है, तो 15 व्यक्ति के परिवार को 12 दिन तक काम चलाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार प्रश्न है, करके दिखाइए। ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में आते जाते रहते हैं, तो उनको करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी आदमी दिया हो, जो भी मैं बताता हूं आपको बात, देखिए जो भी आपको आदमी दिए हो, मैं है ना, और जितना टाइम दिया हो कि मतलब इतने आवर है ना, और जितना भी मतलब कि और भी पर्सन्स दे दे, इसके अलावा जैसे डे दे दे, है ना, दिन हो गए। इसके अलावा जो वर्क होता है उसको हमेशा बटे में कर लेते हैं, या फिर जो आमदनी होती है उसको किस में कर लेते हैं? बटे में कर लेते हैं। और ये दो पार्ट में दिया होता है, तो इसे M1 T1 D1 W1, इसी तरह से M2 इंटू T2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने किया क्या, देखिए जैसा सवाल कह रहा है, 5600 रुपए की धनराशि है ना, इसे W1 मान लो, 5600 रुपए, ठीक है। 8 व्यक्ति है, 20 दिन तक खर्च चला लेते हैं। वही 15 व्यक्ति कितने दिन तक? परिवार के 12 दिन तक काम चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? कुछ इस प्रकार से सर ये सॉल्व होगा। क्लियर हो? तो जब मैं इसको करूंगा तो देखूंगा ये 8 2 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 5 चौको 20। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई सर 2 इंटू 4। क्लियर हो? इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 सते 56, मतलब 700 गुणे 9, 9 सत्ते 6300। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 6300। यही क्या हो जाएगा आंसर? क्लियर हो? समझ में आ गया? समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। देखिए, लगाइए सर इस सवाल को। अब देखिएगा, थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। ये जो है आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल ए, और यहां पर भी एंगल सी। ये पूछ रहा है एंगल बी पी सी का माप बताएं। तो देखिए मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा सर। क्या कहा गया? एक त्रिभुज एबीसी है। कैसा है? एक त्रिभुज है एबीसी। इसका मैं नाम लिख देता हूं। इसका नाम है सर ए, ये है बी, और ये है सी। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। एंगल ए कितना है? 40 डिग्री। एंगल ए कितना है? आपको 40 डिग्री दे दिया गया। बीपी और सीपी क्रमशः एंगल बी, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका एंगल है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है। मतलब समझना बात को, ये एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। इसका समद्विभाजक क्या होगा? एक सीधी रेखा ऐसे, एक सीधी रेखा ऐसे। तो खींच दो भाई समद्विभाजक। खींचने में क्या जाता है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लीजिए, खींच दे रहे हैं कुछ ऐसे। इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कुछ ऐसे। अब देखो दोनों बराबर, एंगल को बराबर बराबर बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? इसका नाम रख दो सर पी। रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पूछ क्या रहा है? एंगल बीपीसी का मान बताइए। बीपीसी मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है आपसे। कुछ ऐसा है सवाल सर, देख लीजिएगा। अब इसको कैसे करना है? तो इसको करने के लिए आप एक बात बताइए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये तो 40 चला गया, तो बचा कितना? तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपका कितना है? 180 में 140 चला गया, तो बचा कितना आपका? केवल 140। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल का दोनों का सम कितना है? 140। अब ये दोनों बराबर बराबर दो भागों में बटे हुए कि नहीं बटे हुए? क्योंकि ये समद्विभाजक है ये रेखा।
मतलब जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना एंगल यहाँ पर होगा, इसी प्रकार जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना एंगल यहाँ पर भी होगा या नहीं होगा? ये क्लियर हो या नहीं क्लियर हो? तो आप बोलेंगे सर हाँ ये तो क्लियर है। तो मतलब इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम बी और सी का 140। अगर मैं एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 करना चाहूं तो 140/2 हो जाएगा। तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये कोण, ये आधा कोण यहाँ का और आधा कोण यहाँ का, इन दोनों का सम कितना आ गया सर? ये मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं ये भी x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा सर? 70। यहां तक क्लियर? भाई टोटल ये कितना था दोनों का सम? पूरा पूरा अगर बी एंगल की बात करें, पूरा एंगल सी एंगल की बात करें तो ये था पूरा 140, आधा आधा कितना है? 70 है। क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो गए? अब भाई ये दोनों का सम 70 है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल कितना होता है? 180। तो 180 में हम क्या कर दें सर? ये दोनों एंगल को घटा दे 70 को, तो बचे कितना? 110 डिग्री। यही तो इसका मान है 110 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आंसर? बोलो भाई, समझे? समझ में आया? इसे कहते हैं एंगल से एंगल निकाल लेना सर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर इसको। लगाइए, बढ़िया सवाल है, अच्छे अच्छे का धुआं छूट जाएगा लगाने में। लगाओ। आधे तो सवाल पढ़ के ही छोड़ देंगे। कह क्या रहा है सवाल? अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज कर लिए। 2 वर्ष में कर्ज ना चुकाने पर, 2 वर्ष में कर्ज, यहां पर क्या है? कर्ज न चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर बढ़ा करके 12% हो जाती है। फिर भी वापस ना करने पर अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा करके 15% कर दी जाती है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है, यदि 10 वर्ष बाद संजय ने 25,800 रुपए ब्याज के रूप में दिए तो मूलधन कितना था? मतलब कितने रुपए लिए थे? बस समझो। कहने का मतलब इसने ऐसा क्वेश्चन कहा कि 2 वर्ष के लिए 8% की दर से। अब भाई 2 वर्ष में रुपए नहीं लौटा पाया तो फिर क्या किया? संजय ने कहा कि भैया कुछ और रुपया बढ़ाओ, तो उसने अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर बढ़ा के 12% कर दी। ठीक है, फिर वो 3 वर्ष भी नहीं दे पाया तो फिर अगले उसने 5 वर्ष के लिए बढ़ा करके कितनी कर दी? 15% कर दी। तो बात समझो तुम लोग, बात ये समझो कि भाई साहब पहले 2 वर्ष की बात करते हैं। तो भाई पहले 2 वर्ष यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो सर वर्ष, और यहां पर लिख लो दर, और यहां पर लिख लो कुल। समझना कैसे, मैं दिखाऊंगा। देखो 2 वर्ष के लिए दर कितनी है सर? आपकी दर लिख रही है आपकी 9%, तो टोटल कितना लगेगा? 18%। क्लियर हो? फिर अगले 3 वर्ष की बात कर रहा है, अगले 3 वर्ष की दर कितना दे रहा है सर? दर ले रहा है सर 12%, तो कितना हो जाएगा सर? 36% टोटल। अगले 5 वर्ष देखें कितना ले रहा है? 15%, तो सर कितना हो जाएगा? 12%। हाँ ये हो जाएगा 75%। क्लियर हो यहां तक? अब देखो टोटल कितना 10 वर्षों में, 10 वर्ष ये हो गए टोटल। क्लियर हो भाई? ये वर्ष है ना, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 5 5 10, 10 वर्ष में टोटल कितनी दर को लगानी पड़ी? अब इसको जोड़ोगे तुम लोग तो ये हो जाएगा 54 75, या फिर जोड़ लो 8 से 14 5 19 की 9, हासिल लगा 1 1 7 3 10 2 12, 129%। अब ये जो टोटल 129% आपको दिया गया है, इसको रुपए में कितना दिया गया है सर? रुपए में आपको दिया गया है 25,800। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 29 दूनी 129 दूनी 258 होता है, मतलब यहाँ पर निकला 200, है ना? तो 100% जो कि क्या होता है? मूलधन या फिर प्रिंसिपल होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? किसी को दिक्कत हो तो भाई बताओ। 20,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर? अब देखो सवाल कितना बड़ा था, हमने इसको कितनी आसानी से कर दिया ना। तो सर इसी प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं, होता इनमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ देखने में बड़े होते हैं, बल्कि होता कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से होते हैं। अब आप लोग के लिए तो आसान है ही। लगाओ भाई।
जो मेरे साथ पर डे प्रैक्टिस कर रहा है ना, समझ लो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तो तुम्हारा एक दिन में मैथ के लगभग नहीं तो 10 से 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहो साथ में और देखते रहो, क्वेश्चंस को लगाते रहो। ये प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए ना हमको थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं बेसिक तो करवा नहीं रहा हूँ। कल से हमारी फैकल्टी एक मैथ की नई क्लासेस लेकर के आ रही है, वो आपको सुबह से ही प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो क्रमवार ही चलेगी। तो उसको पर डे आप देखिएगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैं आपकी पर डे इसी प्रकार से प्रैक्टिस कराता रहूंगा, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के। अब आप लोग क्वेश्चन देख करके ही समझ गए होंगे कि कोई मैं मतलब उल्लू बनाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बस आ जाऊं और इसके बाद हल्के हल्के क्वेश्चन ले आऊं और तुम लोग उनको लगा दो, बहुत कहो अरे वाह हमें तो आने लगा, और जब एग्जाम देने जाओ तो मिले ही नहीं। अरे भैया एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको लगा के दिखाओ, अगर इनको लगा लिया ना तो समझ लो एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगा लिया, इनको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। समझ रहे हो? तो लगाओ। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई बताइए। तो सर पहले तो हमें बनाना पड़ेगा एक समचतुर्भुज। तो चलिए बनाते हैं। समचतुर्भुज होता क्या है भाई? जो वर्ग होता है ना, वर्ग जानते हो, जो स्क्वायर होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बस ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। बात समझ गए? इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर ही होती है। चारों भुजाएं क्या होती हैं सर? इसकी बराबर होती हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि ये जो भुजाओं के कोनों में कभी ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। बात समझना कैसे? जैसे देखो, ये समझो, ये इसके जो विकर्ण है ना, ये सदैव इसको 90 डिग्री एंगल पे डिवाइड करते हैं। विकर्ण ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो? अब उसने कहा है कि सर विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मैं कह रहा हूं कि ये दो विकर्ण हैं, इनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हो जाएगा। अब ये बताओ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हो जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर क्या मैं इसको 4 और 4, इसको 3 और 3 नहीं कह सकता हूं? आप बोलेंगे सर कह सकते हैं। पूछा क्या गया है आपसे? समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। अब भुजा की लंबाई बताना है। अब थोड़ा समझो इस बात को तुम। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जानबूझ करके बड़ा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अब तुम समझ जाओगे। अब एक बात बताओ मुझको, बड़े ध्यान से समझ के बताना, सोच लो भाई, बताना है। क्या बताना है? कि देखो ये 90 डिग्री एंगल बना है कि नहीं बना? आप बोलेंगे सर 90 डिग्री एंगल बना है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट याद आ गई कि नहीं याद आ गई? आप बोलेंगे सर याद आ गई, ट्रिपलेट ही तो है। 90 डिग्री एंगल बना है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है कि नहीं होती है? 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, और आपसे एक भुजा पूछी गई, भुजा की लंबाई, तो 5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा एक भी बंदा हो जिसको नहीं समझ में आया हो तो बता दो। कोई भी फार्मूला लगाया हमने? कोई भी फार्मूला नहीं लगाया। और सर ये सवाल आपका ट्रेंडिंग में है, इतना इंपॉर्टेंट है सर ये सवाल कि ये आए दिन पूछा जा रहा है और आए दिन पूछा जाएगा। सर बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ गए? अब बताओ कि मैंने किया तो किया क्या इसमें? कुछ नहीं किया सर, ट्रिपलेट आ रही है ना, तो आसानी से कर लेंगे चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, इसको लगाइए। 2200 रुपए का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपए हो जाता है, 2816 रुपए हो जाता है। तो 1200 रुपए का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपए मिश्र धन हो जाएगा सर? चलिए तो लगा डालिए, लगाइए भाई। ये तो बहुत ही निहायती सरल सवाल हो गया आपके लिए। हो गया ना? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बेसिक आना चाहिए तुमको, चैप्टर आना चाहिए, तब तुम कर पाओगे इसको, है ना? और जब मैं समझाऊंगा ना तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आना चाहिए, मतलब पहले से पता होना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा जल्दी। देखो कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है कि 2200 रुपए मिश्रधन 4 वर्ष में 2816 रुपए हो जाता है। मतलब 2200 रुपए किसी से आपने लिए और उसको लौटाए कितने? 2816 रुपए।
तो आपने कितने एक्स्ट्रा लौटाए, कितने एक्स्ट्रा? तो आप बोलेंगे सर 616 रुपए हमने ब्याज के रूप में दिए। 616 रुपए माफ कीजिएगा 616 रुपए ब्याज के रूप में, टाइम देख लो जरा सा क्या है, 616 रुपए आपने ब्याज के रूप में दिए। अब देख रहा 616 रुपए जो ब्याज के रूप में दिए कितने वर्ष में दिए हैं आपने? 4 वर्ष में दिए हैं। 4 वर्ष में दिए या नहीं दिए हैं? ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर 616 रुपए आपने 4 वर्ष में दिए हैं तो एक वर्ष में अगर देते तो कितना देते? एक वर्ष में आप कितना रुपया देते? तो एक वर्ष में आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 154 रुपए। 154 रुपए एक वर्ष में आप क्या देते? ब्याज के रूप में सर दे देते। बात समझ गए? ब्याज के रूप में कितना दे देते? 154 रुपए दे देते, है ना? किस पर? 2200 रुपए पर। अब सर 2200 रुपए पर आप 154 रुपए दे रहे हैं तो कितनी परसेंट की दर लगी? बस ये क्लियर कर लो। तो 22 सकते 154 मतलब 7% की क्या निकल के आ गई दर? दर कितनी निकल के आ गई सर? 7% की। तो 1200 रुपए में हमें क्या करना है सर? ब्याज की दर 4 वर्षों में उसी दर पर 7% की दर पर, 7% और कितने साल के लिए सर? 4 साल के लिए। तो बताओ कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो काटा इसको, 12 छंग 12 सत्ते 84 और 84 गुणे 4 करो, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 1 33, 336 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 336 रुपए। अब देख कुछ क्या करेंगे कि इसमें टिक मार देंगे 336, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि पूछा क्या गया है सर? आपसे पूछा गया है मिश्रधन। आपसे मिश्रधन पूछा गया मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका 1200 रुपए है, उसमें आपका 336 रुपए जुड़ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा 6 3 5 1 1536 रुपए, और यही होगा आपका आंसर सर। अब आपको समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, समझ में आया? समझे या नहीं समझे? इस प्रकार से करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, इसको लगाइए। लगाइएगा। प्रश्न कुछ ऐसा है कि एक तो सबसे पहले वृत्त की बात कही है इसमें, तो हम क्यों ना एक वृत्त बना ले। पूछ रहा वृत्त पर कितने अंश का कोण बनेगा? अच्छा भैया कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर चाप, चाप समझते हो? ये पार्ट है ना, ये जो परिधि का कुछ पार्ट ले लिया जाए वही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। त्रिज्या इसकी कितनी दी है सर? 3 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से एक त्रिज्या बनाना चाहूं तो सर ये कितनी है? ये आपको दी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी है आपको? 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, चाप क्या होता है? चाप क्या होता है आपका? ये जो परिधि है ना, इसका कुछ पार्ट ये ले लो, इसे बोलते हैं सर चाप। समझ गए? इसे क्या बोलते हैं? चाप। अब ये चाप बन गया तो इसके बीच में जो ये एंगल बना है ये आपसे पूछा गया है। बात समझ रहे हो? ये कितने डिग्री का एंगल होगा? तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप जानते हैं कि चाप का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर परिधि का होता है, लेकिन थीटा बाई 360 कर देते हैं, और वही परिधि कितनी दी हुई है आपको? 4 सेंटीमीटर। ये कितनी दिया है? 4 सेंटीमीटर। बात समझे? जो परिधि का फार्मूला होता है, चाप निकालना होता है जब एंगल वगैरह, तो 2 पाई आर वही परिधि में, बस थीटा बाई 360 लग जाता है, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा हो जाता है। और वो चाप कितना दिया हुआ है आपको परिधि के रूप में? 4 दिया हुआ है। बात समझे? तो बस आगे सॉल्व कर लो इसको। 2 की जगह 2 हो गया, या फिर इसको काट लो इसको। 2 से ये हो जाएगा 180, और यहाँ पर और काट लो तो ये मान लो 90 कर लो इसको सीधे सीधे, है ना, और इसको हटा दो। तो सर यहाँ पर कितना आ गया? 90। नहीं, ये 2 बार में क्यों काट दिया मैंने? यहाँ गलत कर दिया। ठीक है, यहीं पे करते हैं। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पर हो जाएगा 2, यही कर लो। और इसको कहते हैं 22/7, इसे कहते हैं आर। आर की वैल्यू भी तो दी हुई है, आर का मान रख दीजिए। आर का मान कितना है सर? 3 पाई आर थीटा बाई 360। क्लियर हो?
बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर सर, 2 दिया हुआ है, ये क्लियर। इसको काटो तो 11 में, और ये 2 भी, ये 2 खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। 3 से इसको काटो तो 3 दूनी 6, और ये 120 हो गया यहाँ पे सर। तो आया कितना, थीटा इज इक्वल टू आया 120, ऊपर चला गया, और यहाँ पर कितना बचा, 7 भी मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, क्लियर। तो इसको और गुणा करके चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 4, हासिल लगा 1, और 7 एक 7 एक 8 बटे 11, 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 सत्ते 77, बचा कितना, यहाँ पर बचा आपका 3, 7, 11 6 66, थोड़ा सा इधर बड़ा करें क्या, अब दिख रहा होगा, 11 सत्ते 77, 11 6 66, और बचा कितना यहाँ पर आपका बचा 4 बटे 11, यही आएगा 76 सही 4 बटे 11। कितना आ रहा है आपका सर, 76 सही 4 बटे 11, ऐसे। अब ठीक है, तो कितना होगा 76 सही 4 बटे 11, यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर। ये थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यही आ जाएगी 76 सही 4 बटे 11। क्लियर होगा भाई, यही डिग्री लगा दो यहाँ पे आगे। नेक्स्ट लगाओ इसको। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितना बड़ा चाप केंद्र पर 36 अंश का कोण बनाएगा। अच्छा, इस बार क्या दे दिया है आपको, फिर वही फार्मूला लगाना है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 बराबर, चाप हमें पता नहीं है, और थीटा का मान दिया है। इस बार थीटा का मान कितना दिया है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 7, थीटा आपको कितना दिया हुआ है 36 डिग्री, 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर का मान। तो यहाँ से निकल के आया सर 10 बार में, 7 से 7 गया, और इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, मतलब 4.4 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई जब इस प्रकार से चाप वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम 2 पाई आर थीटा बाई 360 जानते हैं, और वही अगर क्षेत्रफल का पूछता, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाता है ना भाई। आपको दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, समझ जाओगे यहाँ से तुम लोग, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। एक होता है आपका त्रिज्य खंड पूछ लेता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। और आपसे दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लेता है यही चाप, तो चाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, क्लियर हो। थीटा बाई 360 बस लग जाता है दोनों में, और बाकी सेम चीज है, इसको लगाओ। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसको एक नॉर्मल सी बात समझो तुम लोग, कि जो 15 दिया है, जो लाभ दिया है ना, उसे ऊपर लिख लो, क्लियर। जो लाभ दिया है उसे ऊपर लिख लो, जो शुरू का मूल्य दिया हुआ हो, विक्रेता चीजें शुरू जो बेचने वाला है वो इसको लिखो, और उसी में ये लाभ माइनस कर दो, तो यहां पर और इनटू कर दो 100, तो यहां तुम देखोगे बचेगा 15, यहां आएगा 45, और यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई किसका 100 का। तो इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार में, और 3 का डिवाइड करोगे 100 से, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। परसेंट लगा लो, क्लियर हो। क्या करना है, जो लाभ दिया उसे ऊपर लिख लो, जो तुम्हारे विक्रय वाली चीज दी हो उसमें माइनस कर दो तुम्हारा लाभ, गुणा 100 कर दो, और आसानी से तुम्हारा उत्तर सर निकल आएगा। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को लगाओ, लगाइए भाई। राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध को खरीदा। मतलब 2 प्रकार से दूध उसने खरीदे। एक किस प्रकार से खरीदा, 20 रुपए 20 लीटर दूध 15 रुपए का, मतलब यहां पर है आपका लीटर में मात्रा, और यहां पर है आपका मूल्य। देखना बात को, 20 लीटर कितने का, मूल्य का क्या है 15 रुपए में, तो कितना रुपए खर्च किया राघव ने, 300 रुपए में खरीद लिया सर। दूसरी बार की कहानी ये है कि 12 रुपए प्रति लीटर की दर से, मूल्य कितना है 12 रुपए प्रति लीटर, और कितने लीटर सर 60 लीटर। चेक किया तो निकला 720 रुपए में, ठीक है। तो
अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों को 30 लीटर पानी में मिला देता है। मतलब यार ये राघव तो बहुत ही बेकार का दूध वाला है, पानी का दूध दे रहा है और उसको भी किस भाव में बेच वो बाकी बात की बात है। तो सबसे पहले इतना समझो कि राघव का टोटल रुपया लगा कितना। राघव का खर्च हुआ सर 1020 रुपए। 1020 रुपए में उसने दूध खरीदा। इसमें भी उसने क्या किया, 30 लीटर दूध 30 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब बिलियन की मात्रा कितनी हो गई सर? अब जो बिलियन की मात्रा हो गई, यहां बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर है सर बिलियन की मात्रा, जिसमें से 20 लीटर दूध, ये वाला दूध प्लस 60 लीटर प्लस 30 लीटर पानी, टोटल बिलियन आपका कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 110 लीटर आपके पास टोटल आ गया। मात्रा कितनी आ गई? 110 लीटर। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर लगभग किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब उसे चाहिए सर 20% का आपको प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चाहिए और उसका खर्च कितना आया है? 1020 रुपए। तो इस 1020 रुपए का क्या आप 120% नहीं निकाल सकते हैं? उससे क्या होगा कि आपका निकल आएगा कि कितना रुपया आपको चाहिए। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कराइए, 12 दूनी 24, 12 का नम 12, मतलब 1224 रुपए में वो बेचना चाहता है। तब उसे 20% का क्या होगा? लाभ होगा। तब उसे 20% का लाभ होगा जब वो 1224 में बेचेगा। 1224 में सर बेचना है और दूध कितना है उसके पास? 110 लीटर। अब इसको या तो काटे, तो एक काम करो, इसको जीरो हटा दो, यहां पर दशमलव लगा दो। जीरो हटा करके यहां पर क्या कर दो सर? दशमलव लगा दो। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर लग गया दशमलव। अब 11 से डिवाइड कर लो, तो 11 का नम 11, एक बचा 11 का नम 11, फिर इसके बाद एक बचा फिर 11 का नम 11, 11.1 कुछ लिखा है कहीं? ये लिखा है 11.12 लीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर? 11.12 रुपए पर लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया? जो ये आपका राघव है, ये बहुत ही गेम करने वाला व्यक्ति है। ये क्या करता है, 20 लीटर दूध कुछ अच्छी क्वालिटी वाला लेता है। इसके अलावा फिर वो क्या करता है कि 60 लीटर दूध नॉर्मल क्वालिटी वाला लेता है, उसमें भी 30 लीटर पानी मिला देता है दुष्ट, और टोटल दूध कितना इसका हो जाता है? 110 लीटर हो जाता है। उसको ये किस मूल्य पर बेचे कि इसे 20% का लाभ हो? भाई उसको 1020 रुपए में उसने अपना खर्च किया, उस पर ये 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 1020 का 120 कर दिया, हमें पता चल गया कि 1224 में बेच दे तो उससे भाई क्या होगा कि 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब 20% का प्रॉफिट हो जाएगा तो भाई 1224 रुपए में बेचना है कितने लीटर दूध को? 110 लीटर को काटा तो 11.11 रुपए में आपको बेचेगा और अपना 20% का प्रॉफिट भी उठा ले जाएगा। समझ गए? चलो लगाओ इस सवाल को भाई। अरे वाह, डीआई का क्वेश्चन आ गया क्या? नेक्स्ट देखें। चलिए बहुत बढ़िया, लगाइए। ये दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट, दिखाई दे रहा है आपको? मैं बता दे रहा हूं, ये तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें क्या दिखाई देगा? खैर मैं बता दूंगा। भाई ये जाने दीजिए इस क्वेश्चन को, अब दिखाई दे ही नहीं रहा है तो यहाँ पर कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा। अनुसंधान कार्य लिखा है, ये मनोविज्ञान शाला दिया क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन और मनोविज्ञान प्रयोगशाला, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये लिखा है। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन यहाँ पर दिया है, इसको मैं कुछ काले पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये आपको 15% दिए, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन ये आपको 15% दिया गया है। 15, ठीक है, क्लियर हो यहां तक? इसके अलावा और क्या कहा गया? मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए, मनोविज्ञान प्रयोगशाला यहां पर दिया है आपको 10%, ये दिख गया होगा। तो कह रहा है कि कितना व्यय किया गया है। अब देखो यहां पर कुल व्यय लिया है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए कुल व्यय रखा हुआ है। टोटल ये 100% है, 100% में 60 लाख व्यय है। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, 60% भाई 100% जो दिया हुआ है आपको, ये जो आपको 100% टोटल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है 60 लाख। ठीक है, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? आप बोलेंगे 6 लाख। क्लियर हो? 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 6 लाख। क्लियर है यहां तक? अब भाई क्या रहा है? वो कह रहा है पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन मतलब 15% और मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए 10% किए गए व्यय के बीच का अंतर चाहिए।
मतलब हमें चाहिए क्या, 10% और 15% के बीच का डिफरेंस। वो कितना होता है सर परसेंट में, 5%। अब भाई 10% की वैल्यू 6 लाख है तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख। यही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतने सवाल सब, इतना सरल सवाल बताइए, इतनी आसानी से कर लिया हमने इसको। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो क्या है। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कार्य, और अनुसंधान कार्य कहां लिखा है विश्वविद्यालय द्वारा, ये लिखा अनुसंधान कार्य, यहां पर लिखा है 8%। सर अनुसंधान कार्य के लिए यहां पर लिखा है 8%, ये 60 लाख रुपए कुल है, ठीक है। आगे देखो, और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु ये लिखा है 6%। 6% है, कितना है ये भाई, क्लियर है ही नहीं है, 6% ही होगा, ठीक है। 6% ये दिया होगा, ठीक है। देख लेते हैं, कोई उत्तर आएगा तो मतलब सही है। पुस्तकों की खरीद हेतु 6% व्यय के बीच टोटल अनुपात चाहिए। हम जानते हैं भाई कि भाई 100% जो टोटल दिया हुआ है आपको, जो 100% टोटल दिया है वो टोटल कितना दिया है, 60 लाख। क्लियर हो, अच्छा। तो भाई 10% इसका निकाल सकते हो, निकाल सकते हो जाएगा 6 लाख। क्लियर हो, 1% निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, 0.6 लाख। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में गुणा हो जाएगा, तो 8 × 48 4.8 लाख। और 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 36 लाख। और इन्हीं का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए आपको, 4.8 लाख रेशियो 3.6 लाख। अब देखो रेशियो से पॉइंट निपटा दिया, ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, बचा कितना, इसको डिवाइड करो, ये 12 × 36, 12 × 4 = 48, 4:3, यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल था, बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये लीजिए, देख लीजिए। जुड़े रहिए हम सब लोगों के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।